हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान को। यह सीटेट पेपर 2 वालों के लिए है। साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका यानी सेल के बारे में। सेल क्या है और साथ ही साथ जो कोशिका के अन्य अंग होते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका क्या है। आपने कभी घर का निर्माण होते हुए देखा है? घर बनते हुए देखा है? कैसे होता है घर, कैसे बनता है? उस पे एक एक ईंटों को रख के जोड़ा जाता है और उसके बाद दीवारें बनती है। दीवारों के बाद उसके बाद घर तैयार हो जाता है हमारा। ठीक वैसे ही क्या आपने कभी लड्डू देखा है? इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बूंदी के कणों को मिलाकर एक जगह बांध दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग लड्डू कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारा जो शरीर है अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म कोशिकाएं जिसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें मिलाकर हमारा शरीर बना है। अब देखिए, कोशिका जो है, कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब ऊतक को मिलाकर ही अंग यानी ऑर्गन का निर्माण होता है और अंग को मिलाकर हमारा शरीर बनता है। कैसे बनता है? कोशिका जो है वो, कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। देखिए, आगे दिया गया है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझिए। इससे पहले मैंने बताया कि सभी जीव किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाओं का समूह जो होता है वो ऊतक कहलाता है और उससे अंग और फिर शरीर का निर्माण होता है। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वो है कोशिका यानी सेल। अब सेल यानी कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। कॉर्क पर इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, न कि जीवित कोशिका की। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित जो सेल है उसकी खोज की थी। वहीं रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। और कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब आगे दिया गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर आपसे विश्व में पूछा जाए या फिर ऐसे भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका जो है उसे हम लोग माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। क्या है सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और वहीं पूछा जाए कि सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका है। इसके अलावा अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका यानी हमारा जो बॉडी है, इंसानों में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो अंडाणु होता है। और वहीं अगर मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो वो शुक्राणु होता है, यानी स्पर्म जो होता है वो मानव की सबसे छोटी कोशिका है। वहीं जो फीमेल में ओवम होता है, अंडाणु होता है, वो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव में पूछा जाए तो अंडाणु यानी ओवम हो गया, और मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु यानी स्पर्म हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, जंतु कोशिका का चित्र बना हुआ है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर नामकरण देख सकते हैं कि जो कोशिका के अंदर जो अंग है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। अब इन चीजों के बारे में यानी कि जो कोशिकाओं के अंग है अंदर में क्या क्या कुछ रहता है और उनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे। देखिए, कोशिका के अंग में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति, यानी जिसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में। यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह जो एनिमल सेल होता है उसमें नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका जो भित्ति है या फिर सेल वॉल है, क्या वो जो एनिमल सेल होता है उसमें होता है? तो नहीं, वो केवल प्लांट में, यानी जो प्लांट सेल होता है, पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें ही सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल
वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? तो सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। सेल वॉल का कार्य क्या है? यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब हम लोग भोजन आदि के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने कवक के बारे में जाना था और शैवाल आदि के बारे में जाना था। तो आप लोग जाने कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, और पादपों का जो होता है सेल वॉल वो सेलुलोज का बना होता है। और इसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधों को सुरक्षा देना। यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में यह अनुपस्थित होता है। सेल वॉल के बाद अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने की थी। इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलता है जिससे एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। यह क्रेब्स साइकिल क्या होता है? एटीपी ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है, यह जब हम लोग श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? तो इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। इसे कोशिका का पावर हाउस यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं, शक्ति गृह भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह जो है पादप तथा जंतु यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। लेकिन याद रखेंगे सेल वॉल जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, वो पादप और जंतु यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। यह अर्धपारेगम्य है। अर्धपारेगम्य का मतलब होता है, आपने कभी कोई ऐसा कपड़ा देखा है? आप किसी एक ऐसे कपड़े से अपना चेहरा ढक लीजिए जिससे बाहर सब कुछ स्पष्ट ना दिखता हो, यानी कुछ कुछ चीजें हमें दिख भी रही हैं और कुछ चीजें हमें नहीं भी दिख रहा है। तो ऐसी चीजों को हम लोग अर्धपारेगम्य कहते हैं, यानी पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए यह क्या है? कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन है, यह क्या होता है? कोशिका के बाहर एक आवरण होता है। यह क्या कार्य करता है? जो चीजें कोशिका को चाहिए उन्हें तो यह अंदर जाने देता है, वो चीजें अंदर आ सकती हैं। लेकिन जो इसे नहीं चाहिए वो इस झिल्ली को क्रॉस नहीं करने देता है, यानी झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकता है, वो बाहर से ही लौटा दिया जाता है। इस झिल्ली के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। कोशिका झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि आखिर यह जो कोशिका झिल्ली है यानी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन और जो हमने बताया था कि सेल वॉल है, इसमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, कोशिका झिल्ली क्या है? यह मान लीजिए यह कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या है कि यह कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण रहता है दीवार की तरह, जो कि कोशिका को बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। यही कोशिका भित्ति है हमारा। जबकि अंदर में जो, जिसके अंदर कोशिकाओं के अंग रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस आदि जो भी हैं, ये सभी अंग जो होते हैं कोशिका के अंग, वो कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। यह दोनों में ही पाया जाता है। यह जो दीवार है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो बाहरी सुरक्षा के लिए होता है, जिसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, वो केवल प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या अंतर है इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? देखिए, इसे जीवन का आधार कहा जाता है। जीवन का आधार क्या है? तो जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है, और इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य जो है वो दो प्रकार का होता है। सामान्य रूप से समझिएगा, एक सेल हो गया यह हमारा, और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। यह जो लिक्विड है इसे हम लोग कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। वहीं हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी होता है, और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। तो जो लिक्विड कोशिका के अंदर भरा होता है, उस इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से, जो लिक्विड कोशिका में भी भरा है और न्यूक्लियस में भी भरा है, इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। लेकिन इसे दो भागों में बांटा गया है। जो कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर यानी इसमें रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। वहीं जो लिक्विड जो है वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में भरा हुआ रहता है, उसे केंद्रिका द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को अगर हम लोग सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म
एंडोप्लाज्म कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों ही लिक्विड जो कि न्यूक्लियस में भरा है और कोशिका में भरा है, इन दोनों लिक्विड की बात हम लोग कर रहे हैं और इसे जीवन का आधार कहा जाता है। इसकी खोज जो है वो पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? तो पुरकिंजे ने जीव द्रव्य की खोज की थी। अगला है सेंट्रोसोम या तारककाय। इसे सेंट्रोसोम को ही हिंदी में तारककाय कहते हैं। बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं बायोलॉजी में जो कि हिंदी में काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। इसका जो कार्य है वो कोशिका विभाजन करना, यानी सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन का मतलब बायोलॉजी में होता है कि अपनी ही तरह एक और चीज का निर्माण कर देना, उसे ही हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह किस में पाया जाता है? सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज वोबेरी ने की थी। प्लांट सेल में विभाजन जो होता है वो सेल प्लेट के द्वारा या होता है। देखिए, यह सेल जो हमने कहा कि सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? मान लीजिए कभी आपको कहीं पर चोट लग गया। अब इस चोट को, इस घाव को कुछ ही दिन लगता है भरने में। ये भरता कैसे है? वहां पर जो सेंट्रोसोम है वो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है और कुछ ही दिन में जो हमारा घाव होता है, जो जहां पर चोट लगा होता है, वो ठीक हो जाता है, घाव भर जाता है। अब बात आती है कि यदि केवल जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में ही पाया जाता है तो पेड़ पौधों में जो सेल डिवीजन है वो कैसे होता होगा? तो वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। और मानव में किसके द्वारा होता है? तो सेंट्रोसोम के द्वारा में। अब देखिए, सेंट्रोसोम जो होता है ये मानव के जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। और यही वजह है कि लोगों को ये बार बार कहा जाता है कि आप लोग हेलमेट पहन कर चलिए, और लोगों को लगता है कि नहीं हम मजाक बस कर रहे हैं, बस यूं ही, क्योंकि वे नहीं समझते हैं मस्तिष्क में जो होता है सेंट्रोसोम नहीं होता है। अगर आपके पेट में चोट लग गया, हाथ पैर में चोट लग गया, तब आपके बचने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रोसोम है वो घाव को कुछ दिनों में भर देगा। लेकिन मस्तिष्क में जो है वो सेंट्रोसोम नहीं होता है, वहां पर कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, नई कोशिका का निर्माण हो ही नहीं पाता है। यानी उस पर एक बार अगर चोट लग गया, अगर वहां की कोशिकाएं, ब्रेन की कोशिकाएं जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो फिर उसका निर्माण नहीं होता और जो मनुष्य है उसकी मृत्यु की सर्वाधिक संभावना रहती है अगर उसके मस्तिष्क में चोट लग जाए, क्योंकि वहां पर सेल डिवीजन होता ही नहीं है। और इसीलिए बार बार आप लोगों को कहा जाता है कि हेलमेट पहन के ही चलना है, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। उम्मीद है सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। किसने की थी? डी डुवे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। जब कोशिका के अंदर कोई अंग कार्य नहीं करता है तो यह उसे नष्ट कर देता है, यानी उस पर यह अपना जो जल अपघटक एंजाइम है वो छिड़क देता है और उससे उस अंग की मृत्यु हो जाती है, यानी वो खत्म हो जाता है। इसे आत्महत्या की थैली इसलिए भी कहा जाता है कि कई बार यह खुद ही फट जाता है। जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर दे तो यह खुद को फाड़ लेता है और उसके बाद पूरा कोशिका ही नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। वहीं आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें और याद कर लें। अब आगे दिया गया है केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर है, हमें क्या कार्य करना है, इसका संचालन हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से ही होता है। ब्रेन ही हमें निर्देश देता है, कमांड करता है कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। वैसे ही इसका ब्रेन, हम लोग कह सकते हैं कि सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो वो केंद्रक है यानी न्यूक्लियस है। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए, कोई भी विषय मुश्किल नहीं होता है जब तक उसे ठीक से, अच्छे से पढ़ा ना जाए, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। अब आगे हम लोग जानेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह जो है हमारी कोशिका को अंदर से आंतरिक सहायता प्रदान करता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। जैसे जब हम लोग अपनी हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमारी हड्डियों यानी जो हमारा कंकाल है, इसका कार्य क्या है? ये हमें अंदर से सुरक्षा प्रदान करता है, अंदर से सहायता देता है, तभी हम लोग चल पाते हैं, खड़े हो पाते हैं। ठीक वैसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है
है वो कोशिका को, सेल को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, इसीलिए इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे स्मूथ, ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं। इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करना। यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है, और इसमें जो चिकना होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट का निर्माण करना। वहीं दूसरा होता है खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इस पर राइबोसोम लगा होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कौन सा करता है? खुरदरा जो यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, और चिकना वाला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है वो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका यानी सेल के अंदर का सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा भाग क्या है? तो वो राइबोसोम है, और इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। यह क्या होता है? यह जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर होता है। अब रफ क्यों होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे एक ही टाइप का है, अब इस पर अगर छोटा छोटा कुछ चिपका दिया जाए तो यह तो खुरदरा होगा ही, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगा हुआ होता है, इसीलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह जो राइबोसोम है यह सबसे छोटा अंग है कोशिका के अंदर का, और इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।